आज की इस सेशन में मैं आप तमाम ही टीचर्स का इस्तकबाल करती हूँ। आज हम मैथ्स पेडागॉजी के 20 क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फ़ौरन ही बेल आइकन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। आइए पहले सवाल की तरफ बढ़ें। Which of the following is the mathematical technique of self assessment? देखिए, सेल्फ असेसमेंट यानी जब हम खुद अपना असेसमेंट करें, हम अपनी खुद कदर पैमाई करें, उस वक्त हम क्या क्या करेंगे। ठीक है। टू इंक्वायरी, फर्स्ट ऑप्शन इज़ टू इंक्वायरी, पूछताछ करना। टू कंपेयर, तुलना करना यानी मुआजना करना। सेल्फ एनालाइज, तज्जिया करना। और डी है ऑल ऑफ थ्री। तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑल ऑफ थ्री। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ें। Which of the following is not the principle of assessment of mathematics learning? मंदरजा झैल में से कौन सा एक प्रिंसिपल नहीं है। देखिए, नॉट में पूछा है, निगेटिव में पूछा है। ठीक है, तो कौन सा एक देखते हैं हम कि प्रिंसिपल नहीं है। ए, प्रिंसिपल ऑफ कंटेंट, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ पार्शियलिटी और प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्शियलिटी। देखिए, यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कंटेंट हम देखते हैं कि मैथ्स में भी कंटेंट होता है जिसे हमें बच्चों को सिखाना होता है। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग यानी आमोजिश का प्रिंसिपल, आमोजिश का उसूल। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ पार्शियलिटी, पार्शियलिटी करना, भेदभाव करना, ये कोई प्रिंसिपल नहीं है। ओके, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो होगा सी। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ें। How will you cater to the needs of visually challenged students of your classroom in an inclusive education और inclusive school? देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन हम जानते हैं जहाँ पर तमाम किस्म के बच्चों को हम एक साथ बिठा करके पढ़ाएं, है ना। अब इसमें तमाम किस्म के बच्चे शामिल होंगे, गिफ्टेड बच्चे, नॉर्मल बच्चे, एब नॉर्मल बच्चे, है ना, जिनको विजुअल प्रॉब्लम हो, हियरिंग का प्रॉब्लम हो, जिनको बात करने में प्रॉब्लम हो, ऐसे तमाम बच्चों को जहाँ इकट्ठा पढ़ाया जाए तो वो कहलाता है इंक्लूसिव स्कूल। यहाँ देखिए ऑप्शन ए, प्रोवाइड देम एक्स्ट्रा टाइम फॉर प्रैक्टिस। देखिए, सवाल में पूछा गया है कि विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट है यानी उनको देखने में प्रॉब्लम है, तो हम उनको किस तरह पढ़ाएंगे। ठीक है, प्रोवाइड देम एक्स्ट्रा टाइम फॉर प्रैक्टिस या हम उनको ज़्यादा टाइम देंगे प्रैक्टिस के लिए। मेक देम सिट विथ हाई अचीवर्स, जो हाई अचीवर्स हैं यानी जो ज़हीन तलबा हैं, क्या हम उनके साथ उन्हें बिठाएंगे। यूज़ अल्टरनेट टीचिंग लर्निंग मेथड्स एंड रिसोर्सेज, हम अल्टरनेट किस्म के टीचिंग लर्निंग मेथड और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे यानी अलग अलग तालीमी वसाइल से, अलग मेथड से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। डी, सेंड देम टू द स्पेशल एजुकेटर, क्या हम उन्हें किसी माहिर उस्ताद के पास भेज देंगे। तो यहाँ पर देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन में हम तमाम बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं और बच्चों के जो नुकाइस हैं उनके हिसाब से उनको अलग अलग तरीक़ों से पढ़ाना पड़ता है। उनके लिए अलग अलग टीचिंग लर्निंग मटेरियल का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आप देखेंगे right answer is C. Okay, next question, question number 5. Which of the following sets are problem solving strategies in mathematics? जी देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है हमें तो आप उसके लिए क्या स्ट्रेटजी लोगे। मेमोराइजेशन, गेस एंड टेस्ट, ड्राइंग।
ओके, मेमोराइजेशन यानी वही रट करके कोई चीज़ समझ लेना, किसी चीज़ को आप रट्टा मार करके याद कर लो। गेस करना, अंदाज़ा लगाना। टेस्ट और ड्राइंग, तो ड्राइंग तो यहाँ पर देखिए जो क्रिएटिव वर्क है वहाँ पर ड्राइंग का इस्तेमाल होता है। अगर मैं आपको इसका एक सिंपल तरीका बताऊँ तो देखिए आपको एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर इस्तेमाल करना है। मेमोराइजेशन देखिए कहाँ कहाँ आया है, ए ऑप्शन में आया है। कभी भी रट कर सीखना ये सही नहीं होता है ना। मेमोराइजेशन ए में आया है, उसे कट कर देंगे। बी में आया है, उसे हम कट कर देंगे। उसके बाद देखिए ड्राइंग, वर्किंग बैक एंड रोट लर्निंग। रोट लर्निंग ये भी सही नहीं है ना, तो इसे भी हम गलत करार देंगे। यहाँ पर जो डी ऑप्शन है, रीजनिंग यूजिंग वेरिएबल्स और लुक फॉर अ पैटर्न। देखिए आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करने जा रहे हैं, उसके लिए आपको रीजनिंग आनी चाहिए, है ना, मुदल्लिल अंदाज आना चाहिए आपको। और वेरिएबल्स यानी कि जैसे हम फ़र्ज़ करते हैं कि इसकी कीमत x या फ़लाँ चीज़ की कीमत हमने y ले ली, तो ये वेरिएबल्स का इस्तेमाल। फिर लुक फॉर अ पैटर्न, आपको पैटर्न भी समझना चाहिए। अगर आप ये तीनों स्ट्रेटजी लेते हो तो आप आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकोगे। सो द राइट आंसर हियर इज़ डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैथमेटिकल गेम्स एंड पजल्स हेल्प इन। देखिए मैथमेटिकल गेम और पजल्स किस में हमें हेल्प करते हैं। फर्स्ट, डेवलपिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स मैथमेटिक्स। इसके ज़रिए बच्चे के अंदर पॉजिटिव किस्म का जो है एक एटीट्यूड परवान चढ़ता है। सेकंड, मेकिंग कनेक्शन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड एवरीडे थिंकिंग। रोज़ाना की जो ज़िंदगी है हम उसको मैथ्स से कनेक्ट कर सकते हैं। ओके। 3, मेकिंग मैथमेटिक्स इंजॉयबल। जब आप गेम्स के ज़रिए, पजल्स और क्रॉसवर्ड्स के ज़रिए मैथ्स को सिखाते हैं तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है, इंजॉयबल हो जाता है। ओके, ये भी सही है। प्रोमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर हमें करेक्ट ऑप्शन देखना है कि क्या होगा। देखिए बच्चे में पॉजिटिव एटीट्यूड तो आएगा, सही है। और कनेक्शन बिटवीन द मैथमेटिक्स एंड एवरीडे लाइफ और एवरीडे थिंकिंग, ये भी बिल्कुल दुरुस्त है। यानी यहाँ पर चारों ही ऑप्शन हमें दुरुस्त नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए राइट आंसर जो है वो होगा ए। आइए अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफ़ेक्टिव मैथमेटिक्स पेडागोजी। मैथमेटिक्स पेडागोजी की जो एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है वो आपको बताना है। देखिए नॉट में पूछा है, सोच समझ करके अच्छे तरीके से जवाब देंगे। मेकिंग कनेक्शंस विथ एवरीडे एक्सपीरियंसेस, यूजिंग वेरियस टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज फॉर अ सिंगल कंसेप्ट, फॉलोइंग स्ट्रिक्ट टाइम रूल। देखिए यहीं पर गड़बड़ है। सी में देखिए फॉलोइंग स्ट्रिक्ट टाइम रूल्स व्हेन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट। जब आप कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ाना शुरू कर रहे हो तो आपको वहाँ पर टाइम लिमिट नहीं बांध लेनी है कि हमें ये इतने ही वक्त में पूरा करना है। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये जो राइट आंसर है सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, how will you cater to the needs of visually challenged students of your classroom in an inclusive education। जी ये क्वेश्चन हमने अभी किया। बताइए कि ऐसे बच्चे जिनको विजुअल प्रॉब्लम है आप उनको किस तरीके से पढ़ाएंगे। राइट आंसर इज़ सेकंड। हम उनको अलग अलग टीचिंग लर्निंग मेथड और अलग अलग रिसोर्सेज के ज़रिए पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मैथमेटिकल प्रोसेस। मंदरजा झैल में से कौन सा एक मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं है। यहाँ पर भी निगेटिव में है क्वेश्चन। फर्स्ट इज़ ट्रांसपोजिशन, विजुअलाइजेशन, मेमोराइजेशन एंड एस्टिमेशन।
एस्टिमेशन। ओके, तो देखिए एस्टिमेशन यानी आकलन करना, किसी चीज़ को समझना। उसके बाद देखिए मेमोराइजेशन यानी कि याद कर लेना। हम रियाजी में किसी भी चीज़ को याद करके नहीं समझ सकते हैं और आप उसको ज़्यादा देर तक के याद रख भी नहीं पाएंगे। ठीक है, रियाजी में कैसा होता है कि हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो पूछा गया है कि मंदा जज़ल में से कौन सा एक मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं है, तो जो गलत है वही यहाँ पर सही होगा, मेमोराइजेशन। आइए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू रिगार्डिंग न्यूमेरल एंड नंबर। न्यूमेरल एंड नंबर, इनके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। ए न्यूमेरल इज़ अ सिम्बॉल used to represent number. Same number can be represented by the different numerals. जी देखिए, जैसे असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुकी हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से ये पूछा गया है। न्यूमेरल और जो नंबर हैं उनके मुतालिक सवाल है। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। जो यहाँ पर देखिए सही जवाब होगा 4। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एबिलिटी टू कंजर्व डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज इन मेजरमेंट एज प्रपोज्ड बाय पियाजे। जी, तो जो डिफरेंट टाइप की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं मेज़रमेंट में, जिन्हें कि पियाजे ने प्रपोज़ किया, तो हमें उनको ध्यान में रखते हुए ये देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। कंजर्वेशन ऑफ वेट इज़ ग्रास्प्ड बिफोर द कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम इज़ ग्रास्प्ड बिफोर कंजर्वेशन ऑफ मास। थर्ड इज़ कंजर्वेशन ऑफ वेट इज़ ग्रास्प्ड बिफोर द कंजर्वेशन ऑफ नंबर and conservation of length is grasped before the conservation of number। जी देखिए, यहाँ पर जब हम बच्चों को ऐसी तसव्वुराती चीज़ें पढ़ाते हैं जैसे कि वज़न, वॉल्यूम, है ना, यानी डेंसिटी, तो वज़न को बच्चा जल्द समझेगा और उसे वॉल्यूम को समझने में थोड़ी सी देर लगेगी। बस यही यहाँ पर उसने सीरीज़ पूछी है कि कौन सी चीज़ को बच्चा जल्दी कैच करेगा। यहाँ पर देखिए आप, ए ऑप्शन जो है नंबर 1 पर, कंजर्वेशन ऑफ वेट इज़ ग्रास्प्ड बिफोर द कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, सो राइट आंसर इज़ नंबर 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैन हिल्स लेवल्स रिफर्स टू स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ। वैन हिल्स ने कुछ स्टेजेस दी हैं और उसके ज़रिए किसका डेवलपमेंट बताया गया है, ये आपसे क्वेश्चन है। नंबर कॉन्सेप्ट, प्लेस वैल्यू, ज्योमेट्रिकल थिंकिंग एंड फ्रैक्शंस। तो इसका जो सही जवाब है वो है ज्योमेट्रिकल थिंकिंग। ज्योमेट्रिकल थिंकिंग के बारे में वैन हिल्स ने मुख्तलिफ़ किस्म के लेवल्स बताए हैं। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफ़ेक्टिव मैथमेटिक्स पेडागोजी। जी, मैथमेटिक्स पेडागोजी में कौन सी एक इफ़ेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। देखिए निगेटिव में पूछ रहा है आपसे। नंबर 1, यूजिंग वेरियस टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज़ फॉर अ सिंगल कॉन्सेप्ट। आप किसी एक कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके अपना सकते हैं, डिफरेंट टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तो इफ़ेक्टिव है। नंबर 2, फॉलोइंग स्ट्रिक्ट टाइम रूल्स व्हेन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट। जी, यहीं पर गड़बड़ है। जब भी आप कोई नया कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं क्लास में, तो वहाँ पर आपको इस तरीके से टाइम लिमिट नहीं लेनी है कि हमें फ़लाँ चीज़ इतने ही पीरियड में पढ़ानी है या इतने टाइम में इस तसव्वुर को क्लियर कर लेना है। उस वक्त तक कि हमें उसे पढ़ाना है जब तक कि तमाम बच्चे उसको अचीव ना कर लें। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए नॉट करके पूछा था,
सेकंड इज यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू असेस प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स लर्निंग इन मैथमेटिक्स। प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स हैं और आप उन्हें मैथ्स पढ़ा रही हैं, तो कौन सा एक जो है इफ़ेक्टिव स्ट्रेटेजी नहीं होगा। डिज़ाइनिंग टास्क टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन रोट मेमोराइजेशन एंड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। सेकंड, एनालाइजिंग चिल्ड्रंस एरर टू अंडरस्टैंड देयर रीजनिंग। थर्ड इज designing tasks which elicit more than one level of response, और fourth, using primarily group administrated task। देखिए, आप प्राइमरी में पढ़ा रही हैं और आपको अपना मैथ्स की जो क्लास है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव लेना है, तो मंदरजा झैल में से कौन सा एक जो स्ट्रेटेजी है वो इफ़ेक्टिव नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर जहाँ भी रोट मेमोराइजेशन का बयान आए आप समझ जाइएगा कि वही आंसर रॉन्ग है, और आपसे यहाँ पर यही पूछा था, जो रॉन्ग है वही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू असेस प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स लर्निंग इन मैथमेटिक्स। Option number 1, designing task to differentiate between rote memorization and conceptual understanding. Second, analyzing children's error to understand their reasoning. Third is designing tasks which elicit more than one level of response and using primarily group administrated tasks। देखिए, आप प्राइमरी लेवल पर पढ़ा रहे हैं और आपको मैथ्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने के लिए कुछ इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज़ लेनी है, तो मंदरजा झैल में से कौन सा एक इफ़ेक्टिव नहीं होगा ये आपसे पूछा गया है। तो आप इसे अच्छी से याद रखिएगा कि जहाँ पर भी रोट मेमोराइजेशन का बयान आए तो समझ जाइएगा कि वही चीज़ गलत है, और आपसे सवाल में पूछा ही वही है जो गलत है, यानी निगेटिव में पूछा गया है। तो राइट आंसर हियर इज नंबर 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग मैपिंग इन द प्राइमरी मैथमेटिक्स करिकुलम इज और आर टू प्रोमोट स्पेशल थिंकिंग, टू प्रोमोट प्रोपोर्शनल रीजनिंग, to make a subject easy and interesting, to break the monotony of numbers। जी, तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से ऑप्शन दिए हुए हैं, A and C, A and D, A and B and B and C। देखिए, मैपिंग यानी अपने दिमाग में जो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट हैं उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से बिठाना, उनको क्लियर करना। और ये काम कब होता है, एक स्पेशल थिंकिंग के ज़रिए होता है और दूसरा प्रोपोर्शनल रीजनिंग के ज़रिए होता है। ए और बी दोनों यहाँ पर सही हैं। सो राइट आंसर इज़ नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ NCF 2005 प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम शुड। NCF 2005 के मुताबिक प्राइमरी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम शुड रिलेट द चिल्ड्रंस एवरीडे एक्सपीरियंस। जी, ये तो शामिल है NCF में। दूसरा है फोकस ऑन प्रोसीजरल नॉलेज, हमें उन्हें सिर्फ प्रोसीजरल नॉलेज देना है, ये बात गलत है। प्रोवाइड रिगर इन मैथमेटिकल concept, and fourth is prepare children for the advanced mathematics। जी देखिए, रिगर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यानी बहुत ही कठोर किस्म का सिलेबस नहीं होना चाहिए मैथ्स का। मैथ्स का सिलेबस ऐसा होना चाहिए जो उनको डेली लाइफ से
कनेक्ट करे और उनकी लाइफ में उनको मदद मिले आगे, और आगे वो उसके ज़रिए अपना रोज़गार बना सकें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है NCF ने इस चीज़ को गलत कहा कि जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है या कंटेंट है बहुत ही कठोर हो, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो, इस चीज़ को उसने गलत कहा है। सो राइट आंसर इज़ नंबर 3। Last question is, which of the following cannot be considered a feature of a constructivist mathematics classroom? Option A, the role of language and dialogue in learning mathematics is given due attention. The teacher acknowledges that students may construct multiple understandings from a given interaction. Objective type test items are used as the primary means of assessment. Fourth one is connection between mathematics and other curricular areas are highlighted. देखिए, एक ऐसा मैथमेटिक्स क्लासरूम है जो कि कंस्ट्रक्टिविस्ट है। हमने कंस्ट्रक्टिविज़म पढ़ा है, लियो वाइगोस्टी एंड जीन पियाजे की थ्योरी, उससे मुतालिक ही ये सवाल पूछा गया है। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक्स की क्लास में बच्चे कुछ क्रिएट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, बजाते खुद, मेहनत करके, कोशिश करके, खोज करके। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है आपसे कि मंदरजा झैल में से कौन सा एक जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम का फीचर नहीं कहलाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है नंबर 3, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम्स आर यूज्ड एज द प्राइमरी मीन्स ऑफ असेसमेंट। अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप के उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिनमें आप उनको ऑब्जेक्टिव्स दे दें, तो इससे आप बहुत ज़्यादा उनका इवैल्यूएशन नहीं करने पाएंगे। ठीक है, तो आज के इस सेशन में इतना ही। इंशाल्लाह हम जल्द ही मुलाकात करते हैं और अगले सेशन में हम आगे की पेडागॉजी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में।